वेलकम टू नालंदा अकेडमी। नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित और अदर जानकारी भी इसमें जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आपके ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, भाग 3, अर्थात संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो किसमें? भाग 3 में संविधान के मूल अधिकारों का उल्लेख या जिक्र या वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे बात मैग्ना कार्टा की पूछा गया कि मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है। तो आपके ऑप्शन है ए, मूल अधिकारों को, दूसरा मूल कर्तव्यों को, बी मूल कर्तव्यों को, सी नीति निर्देशक तत्वों को, या फिर डी प्रस्तावना को। दोस्तों आपका सही ऑप्शन है इसमें ए, मूल अधिकारों को। मूल अधिकारों को ही मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। मैग्ना कार्टा की संज्ञा कैसे दी गई? मूल अधिकारों को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि मैग्ना कार्टा की संज्ञा संविधान में कैसे दी गई है। तो ये मूल अधिकारों को दी गई है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश से हुई थी दोस्तों। ब्रिटिश में 13वीं सदी में एक राजा ने वहाँ के लोगों को कुछ अधिकार दिए थे, और उन अधिकारों को देने के लिए जो वहाँ के लोकल लोग थे, जो वहाँ के प्रजा थी वहाँ की, तो 13वीं सदी में यूरोप में वहाँ के लोगों को कुछ अधिकार प्रदान करने के लिए, जिनका राजा या कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उसको अधिकार देने के लिए एक प्रकार का एक आदेश पत्र जारी किया था, जिसमें उनके अधिकार लिखे थे। अधिकार पत्र जारी किया था। उस अधिकार पत्र में उनके अधिकार लिखे थे कि क्या क्या इनको राइट्स या अधिकार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और उसी पत्र को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। तब से इस चीज़ के लिए हमेशा मैग्ना कार्टा शब्द का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसी दी गई? तो मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों को, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को हमने किस देश के संविधान से लिया है। तो दोस्तों इसमें आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका या फिर जापान। तो हम सबको पता है कि हमने मूल अधिकारों को कहाँ से लिया है। हमने मूल अधिकारों को लिया है अमेरिका से। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। इसमें मूल अधिकारों को हमने अमेरिका के संविधान से उठाया है और वहाँ से लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी। आपके ऑप्शन है 6, 7, 5 या 8। तो दोस्तों प्रारंभ में हमारे पास 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? 7। एक अभी ये वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में हमारे पास 6 हैं, लेकिन प्रारंभ में कितने थे? तो प्रारंभ में हमारे पास 7 थे। इसमें से एक जो था वो संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल 31। कौन सा था दोस्तों? संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31, जिसे हमने आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, जिसे हमने इसे इसमें से हटा दिया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसे हमने इससे हटा दिया है, और अब इसे एक लीगल अधिकार, यानी सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया या कानूनी अधिकार बना दिया। फंडामेंटल राइट से इसे क्या बना दिया है? इसे हमने लीगल राइट या कानूनी अधिकार बना दिया है सिर्फ। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही। पहले 7 थे, अभी लेकिन 6 हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों की गारंटी का रक्षक कौन होता है। गारंटी का आरक्षक या रक्षक किसे कहा जाता है, अथवा कौन, यानी मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है। कि हमारे देश में जो संविधान बना हुआ है, संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए गए हमें। अब इन मूल अधिकारों का सरकार या कार्यपालिका हनन न कर ले, इन्हें ख़त्म न कर दे, इन्हें कब न कर दे, तो उनकी सुरक्षा कौन करता है कि वो जैसे हैं वैसे ही रहे, उनके साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके, सरकार अपने हिसाब से छेड़छाड़ न कर पाए। तो उनका आरक्षक या उनका संरक्षक कौन है। तो देखिए इसमें आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद या भारत की जनता। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है ए, सर्वोच्च न्यायालय, यानी मूल अधिकारों का गारंटर या जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। यदि मूल अधिकारों के साथ में सरकार या कार्यपालिका कोई भी छेड़छाड़ करती है या कोई भी उनको कम करने की कोशिश करती है, तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय वो उसके लिए बैठा और उसकी रक्षा करता है और सरकार को इस कार्य के लिए रोक देता है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार अमेरिका के संविधान से लिए हुए मौलिक अधिकारों की यहाँ पे सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे सर्वोच्च न्यायालय की, और वो इनकी सुरक्षा
करता है। और दोस्तों ज़्यादातर हमारा जो मूल अधिकार है, ज़्यादातर मूल अधिकार हमें किसके विरोध में प्राप्त, तो ज़्यादातर मूल अधिकार हमें सरकार या गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ मूल अधिकार हमें व्यक्ति के विरुद्ध भी होते हैं, मतलब व्यक्ति विशेष के विरुद्ध भी हमें कुछ प्राप्त है, लेकिन ज़्यादातर मूल अधिकार जो हैं वो हमें किसी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उनके विरुद्ध ही प्रदान किए जाते हैं। और इसलिए उनके संरक्षक कौन है, तो उनका संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मूल अधिकारों का निलंबन हमने कहाँ से लिया है। मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकारों का निलंबन हमने किस देश के संविधान से लिया है। तो मैंने आपको उसमें आंसर बताया था जर्मनी का वाइमर का सिद्धांत है ना, जर्मनी का वाइमर का सिद्धांत, वहाँ से हमने मूल अधिकारों का निलंबन का सिद्धांत लिया है। तो जब 1976 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, ठीक है, जब 1976 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, तब उन्होंने मूल अधिकारों को, यानी सभी मूल अधिकारों को क्या कर दिया था, निलंबन कर दिया था। और जितने भी बड़े नेता थे, लोग थे, उनको उठा के तुरंत जेल में डाल दिया जाता था। रातों रात उठा के उनको जेल में डाल दिया गया, ढूंढ ढूंढ कर उनको पकड़ा गया, मारा गया, जेल में डाल दिया गया। कितने लोगों की तो जेल में ही मृत्यु हो गई थी। और ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ कि दोस्तों, बाद में संविधान संशोधन के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक डिसीजन दिया कि मूल अधिकारों का संशोधन भी किया जा सकता है, निलंबन भी किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन के साथ में कि अब सिर्फ और सिर्फ 20 और 21 यानी इन दो आर्टिकल्स को छोड़ के बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं, बाकी जितने भी मूल अधिकार हैं, उनका आप निलंबन कर सकते हैं, लेकिन इन अधिकारों का निलंबन नहीं कर सकते। अर्थात इन दो मूल अधिकारों को छोड़ के बाकी मूल अधिकारों का निलंबन तो किया जा सकता है, लेकिन इन दो मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता। और इस पर क्या कहता है, तो आर्टिकल 20 कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण होगी, यानी किसी व्यक्ति को खुद का दोष सिद्ध करने के लिए या खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति का जीवन सरकार या कोई भी अथॉरिटी ऐसे नहीं ले सकती। उसके लिए जो विधि द्वारा नियम स्थापित प्रक्रिया है, जो विधि की स्थापित प्रक्रिया है, उसके द्वारा पूरी प्रोसेस होगी। कोर्ट यदि उसे सुनाता है, उसे अपराधी पाता है और उसके बाद वो फांसी की सज़ा सुनाता है, तो उसके बाद भी वो राष्ट्रपति से माफ़ी की अपील मांग सकता है, माफ़ी की याचिका दायर कर सकता है। यदि वहाँ से भी उसको माफ़ी नहीं दी जाती, तब उसे फांसी पर लटकाया जा सकता है, वरना ऐसे कोई भी उसकी जान या उसकी जीवन को नहीं छीन सकता उससे, है ना। तो इस प्रकार से 20 और 21 ये दो ऐसे आर्टिकल हैं या ऐसे दो अनुच्छेद हैं जिनको आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपका बी ऑप्शन सही है, बाकी अधिकारों को आप निलंबित कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा निम्न में से किस अनुच्छेद में दी गई है। आपके ऑप्शन है 13, 12, 14 या फिर 15। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है बी अर्थात 12, है ना। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यपालिका अर्थात जो केंद्रीय कार्यपालिका है या फिर राज्य कार्यपालिका, इसके अलावा जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाही है, जो भी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो हो गया। सरकार से संबंधित कोई भी संस्थान जैसे कि कार्यपालिका हो गई या फिर और एमसीडी हो गए, ये सारे के जितने भी संस्थान हैं इनको राज्य का दर्जा दिया गया है, इनको राज्य कहा जाएगा, इन्हीं को सरकार कहा जाएगा, है ना। तो ये किस में दिया गया है, ये आर्टिकल 12 में दिया गया है। कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ से आपको परमिशन चाहिए होती है, कुछ भी आपकी ज़रूरत पड़ती है, उसको क्या कहा जाएगा, उसी को राज्य कहा जाएगा। फिर वो नगर पालिका हो सकती है, पंचायत हो सकती है, जिला सुधार न्याय बोर्ड हो सकती है। इसके अलावा कुछ वैधानिक गैर संवैधानिक निकाय जैसे कि LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल गेल भेल ये हो गया, इन सबको राज्य का दर्जा दिया गया, इन सबको राज्य कहा गया है। तो ये आर्टिकल 12 में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद किस बारे में, अनुच्छेद 13 जो है वो किस बारे में बताता है, यानी आर्टिकल 13 में किस बारे में बताया गया है। आपके ऑप्शन है आज़ादी, समता, विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज का सही ऑप्शन है सी यानी विधि। आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा दी हुई है कि आखिर विधि क्या होगी, कानून क्या होगा, नियम क्या होगा, उसकी विधि, उसकी जो व्याख्या है वो आर्टिकल 13 में की गई है। और विधि शब्द को उसमें बताया गया है कि मान लीजिए कोई भी स्थायी विधि जो संसद या फिर राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित की जाए, या राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा जारी कोई भी अध्यादेश, वो भी विधि के तहत ही कहलाएगा। इसके अलावा कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, इन सभी को क्या किया जाएगा, इन सभी को विधि ही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 13 विधि की परिभाषा देता है, जो कि हमारा इसमें भी सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन्हें क्रम से व्यवस्थित करना है। ये जो मैंने अधिकार दिए हुए हैं, इन्हें आपको
क्रम से व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और समता का अधिकार। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, इसमें आपके ऑप्शन देखने हैं। हमारा ABCD तो ये गलत है, इस तरीके से तो नहीं है। AGBC यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर समता का अधिकार गलत है, क्योंकि सबसे पहले हमें तो पता है कि सबसे पहले हमारा आएगा समता का अधिकार। ठीक है, तो ये भी गलत है। अब समता का अधिकार मतलब D पहले आएगा, तो D दोनों में। अब हम इन दोनों में देखते हैं कि क्या है। तो समता का अधिकार, उसके बाद क्या आता है, समता के बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी D के बाद B आता है, तो इसमें भी B है, इसमें भी, यानी ये भी सही है। अब इसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी A, तो DBA DBC यानी हमारा ये ऑप्शन सही है, DBAC, है ना। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। यानी हम यदि आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल तो इसके अंदर कई सारे आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो सही है वो हमारा ये है कि पहले आएगा समता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार और फिर लास्ट में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से आता है, मतलब यह होगा 4। इसके बाद आता है संस्कृति शिक्षा का अधिकार, इसके बाद आएगा संस्कृति शिक्षा का अधिकार और लास्ट में आएगा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन सही है, C। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केवल भारतीयों को प्राप्त होने वाले कौन कौन से अधिकार हैं। यानी यदि आप सिर्फ इंडियन सिटीजन से को हुई, यानी जो केवल इंडियन सिटीजन हैं उसको कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ये बताना है आपको कि इंडियन सिटीजन को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो आपके ऑप्शन है 15, 16, 29, 30। ठीक है, अगला ऑप्शन है दोस्तों 15, 16, 29, 30। अगला ऑप्शन है 15, 16, 17, 19, 15, 17, 19, 29, 16, 19 और 28, 29। तो इसमें दोस्तों आपका सही ऑप्शन है C। यानी हमें ये ऐसे राइट्स हैं सारे के सारे जो सिर्फ़ और सिर्फ किसको प्राप्त होते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये इंडियन या भारतीय नागरिक को ही प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, इन्हें आप याद कर लीजिएगा कि भारतीयों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, सिर्फ भारतीयों को। तो भारतीयों को सिर्फ प्राप्त होते हैं 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, तो अब ये वो आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, सॉरी आपका ए ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें, क्योंकि इसमें तो 17 आ गया ना, 17 इसको प्राप्त नहीं होता है ना, 17 इसमें प्राप्त नहीं होता है, तो आपका ए ऑप्शन सही है, ए, है ना, ए ऑप्शन सही होगा। 15, 16, 29, 30, क्योंकि 17 वाला जो है वो अस्पृश्यता का अंत जो है वो सिर्फ भारतीयों के लिए दिया हुआ है इसमें, है ना। तो आपका ए ऑप्शन सही है, 15, 16, 29, 30। अब इसमें एक्चुअल में कौन कौन से होते हैं, तो 15, 16, 19। अब यहाँ पे 38, 28 आ गया इसलिए गलत हो जाता है ना। यहाँ पे 17 आ गया इसलिए गलत है, यहाँ पे 17 इसलिए गलत है। जबकि ए में 15, 16, 29, 30 है और इसके अलावा 19 और प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इतने सारे आर्टिकल्स जो हैं केवल भारतीयों को ही प्राप्त होते हैं। चलिए अब इसके अंदर किस में क्या क्या है वो मैं आपको दिए क्वेश्चन के साथ बताते जाऊँगा कि एक एक आर्टिकल्स में क्या क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन से अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। अभी तक मैंने आपसे पूछा था कि कौन से अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होते हैं, अब ये पूछ रहा है कि भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके ऑप्शन है 14, 19, 20, 21, 14, 19, 21, 22, 14, 20, 21, 23, है ना, या फिर आपका 14, 19, 22 और 22, 22 हो गया है। यहाँ पे आप मान लीजिए कोई भी एक चीज़ आप 29 मान लीजिए इसको, ठीक है, 29 कर लीजिए। अब इसका अब हम कहें कि उसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सही है C, यानी 14, 20, 21 और 23। ठीक है, 14, 20, 21 और 23 ये अधिकार ऐसे हैं जो कि देखिए जहाँ जहाँ 19 है, क्योंकि मैंने बताया आपको 19 जो है वो सिर्फ भारतीयों के लिए है ना दोस्तों। 19 क्या है, सिर्फ भारतीयों के लिए। और भारतीयों के लिए किसमें कौन सी स्वतंत्रता है, तो भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार। 19 पहले तो स्वतंत्रता का अधिकार है, और किस प्रकार की स्वतंत्रता, तो ये भारतीयों को मतलब बोलने की, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है, कहीं भी संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, पूरे देश में घूमने की स्वतंत्रता देता है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता देता है, और जहाँ भी निवास करेगा वहाँ उस आपसे अपना रोजगार खोलने की स्वतंत्रता देता है। तो ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। तो जहाँ जहाँ 19 से ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ भी 19, यहाँ भी 19, यहाँ भी 19, ये ऑप्शन गलत हो गया। बचा कौन सा, सिर्फ C। तो हमारा 14, 20, 21 और 23 ये ऑप्शन सही है। यानी ये ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त
होती हैं। ठीक है, 14 मतलब यानी कोई भी भारत का नागरिक तो वो भी विधि के समक्ष समान होगा, उसे भी संरक्षण दिया जाएगा। 20 का मतलब क्या हुआ कि अपराध के संबंध उससे भी दोषी विधि का संरक्षण होगा, यानी उसने कोई अपराध किया और वो पकड़ा गया है तो उसे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसको भी कहीं ना कहीं लीगल एड दिया जाएगा। इसके अलावा केस क्या है, दैहिक और प्राण स्वतंत्रता, उसको भी यानी उसे हम उसकी मृत्यु नहीं दे सकते कोई किसी भी इंसान को, उसे भी स्वतंत्रता दी गई थी, वो कोई भी व्यक्ति हमारे देश में घूमने आता है तो। साथ में क्या है कि बलात् श्रम यानी ज़बरदस्ती हम किसी से काम नहीं ले सकते, उसकी इच्छा विरुद्ध उससे काम नहीं करवा सकते, तो इस पर ये अधिकारी उससे प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही था इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद विधि के समान संरक्षण की बात करता है? आपके ऑप्शन है 13, 14, 15 या फिर 16, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, है ना दोस्तों, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, ये बात आर्टिकल 14 में कही गई है। ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 में बात कही गई, यानी विधि के समक्ष समान है, यानी कानून के समान, कानून के समक्ष सभी समान होंगे, चाहे फिर वो कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, किसी भी धर्म, कास्ट, वर्ग, लिंग, जात का हो, और लेकिन साथ में उसको संरक्षण भी दी जाएगा। यदि कोई ऐसा इंसान है जो बहुत गरीब तबके से है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने लिए कुछ अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके, तो उसे सरकार संरक्षण भी देगी। उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार कुछ अलग से प्रयास कर सकती है ताकि उसको प्रवाह धारा, जो समाज की प्रवाह धारा है, उसमें लाया जा सके और एक इक्वल लेवल पर लाया जा सके, जहाँ वो अपने जीवन का यापन स्वयं से कर सके, तो उसके लिए कुछ संरक्षण भी दिया जा सकता है, जिसे समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता तो है, लेकिन उसके समान कुछ संरक्षण भी दिया जा सकता है यदि उन्हें लगता है सरकार को कि ये दबे तबके लोग हैं या फिर प्रवाह धारा से पीछे छूट गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 16 किस बारे में बात करता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है अवसर की समानता, विधि के समक्ष समानता, धर्म, लिंग, वंश, जात आदि के आधार पर, आदि कहते हैं विभेद से प्रतिषेध, ये विवेक नहीं है, ये विभेद है, विभेद से प्रतिषेध। ठीक है, इसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो देखिए दोस्तों आपका सही ऑप्शन है इसमें 13 में ई, अर्थात अवसर की समानता। तो आर्टिकल जो 16 है, जो हमारा आर्टिकल 16 है, वो क्या देता है, तो वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता बोलता है। क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी, अर्थात कोई भी जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, किसी भी व्यक्ति को किसी भी जॉब के लिए मना नहीं किया जा सकता। हाँ, जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यदि वो उसको फुलफिल कर रहा है तो आप किसी भी इंसान को उस जॉब के लिए एप्लीकेबल होने से या उसमें बैठने से आप नहीं रोक सकते। हर व्यक्ति को किसी भी भारत के किसी भी हिस्से में जाकर जॉब प्राप्त करने और वहाँ पे जॉब करने का हक होगा। तो यहाँ कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी हर इंसान को। चलिए आर्टिकल 14 क्या है, वो कहता है कि अस्पृश्यता अथवा छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अस्पृश्यता अथवा छुआछूत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका आर्टिकल 17, यानी आपके ए, बी और डी गलत है, सही ऑप्शन है सी। आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत की बात कही गई या अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, मौलिक अधिकारों के। ठीक है, तो इसके द्वारा जो आज हम छुआछूत को देख रहे हैं, जिसको आज खत्म कर दिया जा रहा है, उसको कौन अधिकार देता है? तो उसको अधिकार देता है आर्टिकल 17, जो छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत करता है भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ बनाने की स्वतंत्रता संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? संघ बनाने की स्वतंत्रता संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो देखिए पहले तो आता है स्वतंत्रता, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि स्वतंत्रता जब वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब है कि ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिनकी बात 19 से 22 तक की गई है, आर्टिकल 19 से 22 तक कौन से अधिकार हैं? तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार है। अब इन्हीं में से कोई एक होगा। अब बात कर रहा है स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 19 से 19(2), 19(3) या 19(4), तो इसका सही ऑप्शन 19(3), अर्थात 19(3) में संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति यानी बोलने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। 19(2) में सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19(3) में संघ बनाने की, 19(4) में संचरण की, 19(5) में निवास की और 19(6) में अपने हिसाब से व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में इसके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखिए और रिवाइज करिए, क्योंकि इन क्वेश्चन से ही आपके, चाहे वो पीएससी का पेपर हो, चाहे वो
फिर पटवारी का हो, एसएससी का हो, जीडी का हो, हर जगह पेपर में क्वेश्चन इसी जगह से आते हैं और इन्हीं चैप्टर से यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आप बार बार देखिए, आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा अनुच्छेद निरपेक्ष है? निरपेक्ष यानी सापेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, यानी उस पर युक्त प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, यानी एब्सोल्यूट नहीं है, यानी एब्सोल्यूट नहीं है, यानी उस पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे जितने भी अधिकार हैं उन सभी में कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, सभी में कुछ न कुछ प्रतिबंध लगे हैं, कुछ न कुछ रोक लगी है। लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें कि कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो आपके ऑप्शन है 18, 15, 17 या फिर 20। तो दोस्तों सी ऑप्शन ऐसा है, ये 17, सी यानी 17 एक ऐसा ऑप्शन है जो कि निरपेक्ष है, यानी इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी युक्त प्रतिबंध नहीं लगाया गया, ये एकदम एब्सोल्यूट नहीं है, यानी ये फ्री है। ठीक है, इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया, यानी कि ये किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं है, या इस पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार की बात कहाँ से कहाँ तक की, अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक आता है। मैंने अभी आपको बताया 2 क्वेश्चन पहले ही कि कहाँ से कहाँ तक आता है दोस्तों। तो स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से 22 तक, यानी आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेस को स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है। अब फिर वर्ड आया क्या, स्वतंत्रता। तो ये तो हमें समझ में आया कि ये स्वतंत्रता का अधिकार है और 19 से लेकर 22 तक के बीच में होगा। अब ये बोल रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता, तो मैंने अभी आपको बताया कि 19(1) किस बारे में बात करता है। तो 19(1) बोलता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता हम सबको प्राप्त होगी। ठीक है, एक्सप्रेशन की, बोलने की स्वतंत्रता है। और इसी के तहत आता है हमारा प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो किसके तहत आती है। तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता आती है आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19 के यहाँ तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 19(1) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को बतलाया गया है। इसी के साथ इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, शांति का अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, है ना, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। प्रदर्शन और विरोध करें लेकिन हड़ताल मत करिए, मतलब देश को नुकसान नहीं पहुँचे। तो ये सारे अधिकार किसके तहत आते हैं, इसके तहत ही आते हैं, आर्टिकल 19 के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़े गए। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़े गए। आपके ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, या फिर 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो आपके इसमें सही ऑप्शन है संविधान सभा के द्वारा। दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि हमने कहाँ से लिया था संविधान में, तो हमने इसे लिया अमेरिका से। और जब हम कह रहे हैं कि हमने इसे अमेरिका से लिया, इसका मतलब है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने संविधान बनाते समय ही संविधान में मौलिक अधिकारों को या मूल अधिकारों को जोड़ दिया था। तो हमें मूल अधिकार संविधान सभा द्वारा ही प्रदान कर दिए गए थे, ना कि किसी संशोधन के द्वारा जोड़े गए। हाँ, संशोधन के द्वारा हमें मूल कर्तव्य, यदि हम बोलें मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी, तो वो हमें फिर संशोधन के द्वारा जोड़े गए। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा हमें मूल कर्तव्य प्रदान किए गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को लागू कौन करवाता है। तो देखो मैंने आपको बताया भी कि मूल अधिकारों को लागू कौन करवा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी, यानी दोनों, यानी मूल अधिकारों को दोनों लागू करवाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी। सबसे पहला प्राथमिकी काम किसका है, सर्वोच्च न्यायालय का। लेकिन यदि ये मामला उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में हो जाता तो भी आप उच्च न्यायालय भी इसको लागू करवा सकता है। और मूल अधिकार ऐसे हैं जिनके लिए सीधा व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। बाकी अदर कोई ऐसा दीवानी मामला या सारा फौजदारी मामला तो आप सीधा यहाँ पे नहीं जा सकते, पहले आपको जिला कोर्ट जाना होगा। जिला कोर्ट फिर आपको यदि परमिशन देता है या आपके उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है ना, जस्टिस से सेटिस्फाई है, तब आप यहाँ पे जाते हैं, उसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, तब आप यहाँ जाते हैं। लेकिन मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जा सकते हैं और अपनी भीख और आप उनसे याचिका या गुहार कर सकते हैं और कि हमें न्याय मिले। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, दोनों। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो इसमें आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या फिर देश की जनता। तो दोस्तों मूल अधिकारों के निलंबन का अधिकार किसको है, तो मूल अधिकारों के निलंबन का अधिकार है राष्ट्रपति को, अर्थात आपका ए ऑप्शन सही है। यानी मूल अधिकारों का भी निलंबन करना हो या कुछ कमी करनी हो तो फिर कौन करेगा, तो फिर वो राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से इसी का अगला पार्ट लेके आएंगे मूल अधिकारों का, जिसमें हम मूल अधिकारों से संबंधित कुछ और क्वेश्चनों को जानेंगे, उससे कुछ और संबंधित MCQ सॉल्व करेंगे। और दोस्तों आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। और अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें, जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, धन्यवाद।